नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। पहले आप ये बता दो मुझे कि ये जो मैं बार बार आपको बोलता हूं कि मैंने वीडियो बनाया था, मैंने आपको बताया था, तो ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू जो मैं बार बार करता रहता हूं, आपको ये कैसा लगता है? सही लगता है, गलत लगता है? नीचे कमेंट में बताइएगा। क्योंकि दरअसल मेरा इसके पीछे मकसद ये भी होता है आपको याद दिला देना कि अगर डिटेल से देखना चाहो तो आप पुराना वीडियो देख लो। लेकिन मैं अपनी तरफ से सफाई दे रहा हूँ ये, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि मैं खुद की तारीफ़ कर रहा हूँ, और हमारी संस्कृति में खुद की तारीफ़ करना अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि यूट्यूब की दुनिया में लोग अपना वीडियो खोलते हैं और सबसे पहले यही शुरू कर देते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया है, वो किया है। उसके बाद काम की बात पे आते हैं। खैर, जैसा हमारा अपना अनुमान था, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का जो सत्यानाश करना था वो होना शुरू हो गया है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था तेज़ी से मंदी की तरफ बढ़ रही है और 2-4 कदम उसने और उठा दिए तो अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिका के एक बड़े सारे भारी अर्थशास्त्री हैं, मार्क ज़ांडी ने ट्रंप की झंड कर दी। हमारे यहाँ की जो भाषा है बच्चों वाली, जो कॉलेज वाले बच्चे बोलते हैं, जेन जी वाले। और वो मुख्य अर्थशास्त्री हैं मूडी एनालिटिक्स के। मूडीज़ का तो आपको पता ही है पूरी दुनिया में किस तरह से उसके एनालिस्ट आते हैं, और वो अर्थव्यवस्था पे नज़र रखने वाली दुनिया की जो गिनी चुनी संस्थाएं उनमें से एक है। उसका चीफ इकोनॉमिस्ट वो ये बात कह रहा है, और उसने जो एनालिसिस किया है वो ये कह रहा है कि अब इस नौबत पे चीज़ें आ गई हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है कि जो फेडरल रिज़र्व है, RBI वहाँ का, उसके बस की बात नहीं है महंगाई को काबू करना। अगेन ये वही बात दोहराई गई है जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि भाई देखो, अर्थव्यवस्था ऐसी होती है जो आप एक हद तक उसको ब्याज से कंट्रोल कर सकते हो। ये नहीं है कि आप RBI ने ब्याज बढ़ा दिया तो जो है वो महंगाई कम हो ही जाएगी। बहुत दूसरे फैक्टर भी होते हैं, सरकार की अपनी भूमिका भी रहती है। अब वो तो पैसे का ब्याज बढ़ा दे वहाँ का फेड, और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर का पैसा लूट के ले आए तो मार्केट में तो पैसा रहेगा ही रहेगा। भाई ये माना जा रहा था कि अमेरिका में थोड़ा ब्याज कम होगा अब, लेकिन ये जो पैसा लूट के लाए यूरोप से, यूक्रेन वॉर का फ़ायदा उठा के शैल ऑयल वगैरह बेच के, उससे पैसा उतना नहीं हो गया मार्केट में। खैर, तो उनका भी कहना यही है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं इस महंगाई को अब अमेरिका का फेडरल रिज़र्व भी कंट्रोल नहीं कर सकता। हम समझेंगे कि मंदी की तरफ कैसे जा रही है, बहुत इत्मीनान से अच्छे से समझा के समझेंगे। मेरे अंदर कई बार एक ऐसी बेचैनी सी रहती है कि आप लोग शायद सोच रहे होंगे जल्दी जल्दी बता दूं, और उस चक्कर में इतना जल्दी बता देता हूँ कि आपको समझ में ही नहीं आता, मुझे खुद ही समझ में नहीं आता। खैर, जो आंकड़े दिए हैं वो ये बताते हैं कि जुलाई में 1 लाख नौकरियाँ पैदा अमेरिका में होनी चाहिए थी। इस सब दुर्गति के बावजूद, जो उठापटक चल रही है उसके बावजूद भी 1 लाख नौकरी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बढ़ी हैं कुल 73,000। यानी नौकरियां कम हो रही हैं अमेरिका में। और मई और जून के आंकड़े भी काफ़ी घटाकर जारी हुए, मतलब जो एक्सपेक्टेड था उससे, और सिर्फ 35,000 हर महीने के हिसाब से मई और जून में भी औसत 35,000 दोनों महीनों का मिला के नौकरियाँ बढ़ी हैं। जबकि इस साल की शुरुआत में ये माना जा रहा था कि 2 लाख बढ़ेंगे। यानी जब एक महीने में 1 लाख नौकरी बढ़नी चाहिए तो बढ़ रही है 35,000 नौकरी। यानी रोज़गार का संकट हो गया अमेरिका में, जो पूरी दुनिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इस सब के नाम पे हुकूमत करता है, दुनिया को सिखाता है, दुनिया की नीतियाँ बदलवाता है। और ये पूंजीवाद जिसके ज़रिए वो दुनिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करता है, उसकी हकीकत ये है कि उसका अपना गढ़ रोज़गार के मामले में, इससे तो उत्तर कोरिया अच्छा है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सबकी गारंटी तो है फ्री में। इसे तो क्यूबा अच्छा है। अब आप कहोगे वामपंथी, लेकिन है जो, आप मुझे जो कह लो, जो है वो सामने है। बस बाकी लोग वामपंथी देशों की बातें छिपाते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अब नतीजा ये हुआ है कि अमेरिका में बेरोजगारी दर भी जो है वो 4 और 4.2 के बीच में अटकी हुई है। यानी बेरोजगारी कम होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो रही है। और ये दर भी इसलिए है, यहाँ पे इसलिए अटकी हुई है क्योंकि नौकरी मांगने वाले कम हो गए।
नौकरी मांगने वाले कैसे कम हो गए? क्योंकि जो विदेशी लोग थे जो वहाँ पर काम करते थे, ऐसे 12 लाख लोगों को इन्होंने वहाँ से भगा दिया। तो नौकरी मांगने वाले 12 लाख कम हो गए, तो बेरोजगारी की दर क्या होती है? बेरोजगारी की दर ये नहीं होता वैकेंसी है, बेरोजगारी की दर ये होती है एक आदमी नौकरी ढूंढने आया और उसको काम आता है और उसको नौकरी नहीं मिली। अगर कोई अप्लाई नहीं कर रहा है, नौकरी नहीं ढूंढ रहा है और नौकरी और तो उसको बेरोजगारी में नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो विलिंग ही नहीं है, काम नहीं आता है तब भी। तो सरकार पहले ही आंकड़े संभाल के बनाती है, उसके बावजूद वहाँ पर सिर्फ 4% की ग्रोथ है। अगर ये लोग बाहर नहीं निकाले गए होते तो बेरोज़गारी का हाल और भी बुरा होता। बेरोज़गारी की दर जो 4% नहीं 6-7% होती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मूडीज़ का जो चीफ इकोनॉमिस्ट है उसके आंकड़े हैं। उसने रिपोर्ट जारी की है कि अमेरिका रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। वो कह रहा है कि कंपनियां नई भर्ती नहीं कर रही हैं, इस चक्कर में जो नए नए ग्रेजुएट आ रहे हैं अमेरिका में उनको भी काम नहीं मिल रहा है। व्यापारिक अनिश्चितता, बढ़ते टैरिफ से मुनाफे पे दबाव बढ़ा है। मैं इस चीज़ को भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पता नहीं भाई कल क्या होगा, ट्रंप क्या कर देगा, तो कोई भी कंपनी पैसा नहीं लगाएगी। और टैरिफ बढ़ाने के कारण इनपुट कॉस्ट इंडस्ट्री की भी बढ़ गई है, सिर्फ आदमी की नहीं बढ़ती है। मेरा राशन तो महंगा आएगा ही, जो बाहर से आ रहा है दूसरे देशों से। अमेरिका में तो बहुत कुछ दूसरे देशों से आता है, लेकिन घर में जो उद्योग वाले हैं वो भी तो माल विदेशों से खरीद रहे हैं। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी इनपुट कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, इस महंगाई में मेरा सामान बिकेगा कि नहीं बिकेगा, इसलिए मैं नई वैकेंसी नहीं लाता हूँ। तो ये पूरा रोजगार का सीन है। तो फ्रीज की हुई है हायरिंग इन कंपनियों ने। अमेरिका की बात चल रही है, ये हम लोग ऐसे इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ की बेरोजगारी की बात चल रही है। एक और एनालिसिस इन्होंने दिया है, वो एनालिसिस कहता है कि जीडीपी की रफ्तार दूसरी तिमाही में सिर्फ 3% है, जबकि अटलांटा फेड का अनुमान था जीडीपी के लिए वो 2.1% ही रह गया है, मतलब और गिरेगी अब जीडीपी। जो दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी थी उसका अनुमान, मतलब दूसरी तिमाही में 3% की रफ्तार थी जीडीपी की, जो घट के 2.1% रह गई है, यानी जीडीपी की रफ्तार कम हो गई है। कुछ लोग यहाँ पर सोचेंगे भारत में तो 6-6.5% का अनुमान रहता है, सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कहा जाता है ना। तो हमको ये समझना चाहिए कि हम गलत फहमी में ना आए इस 2.1 के आंकड़े को देख के। जो आदमी लाख रुपए कमाता है उसकी सैलरी 2% बढ़े तो 2000 होती है। जो आदमी 1000 रुपये कमाता है उसकी सैलरी, उसकी अर्निंग, उसकी परफॉर्मेंस 6% भी बढ़े तो उंगलियों पे गिन सकते हो। इसलिए अमेरिका की जीडीपी को इस तरह नहीं देखना चाहिए। पर हर समाज में जीडीपी का बढ़ना ज़रूरी होता है। अब ये समझे क्यों ज़रूरी होता है। देखिए, अगर आप ज़्यादा उत्पादन पहले से ज़्यादा नहीं करेंगे तो पहले से ज़्यादा बिक्री नहीं होगी। और पहले से ज़्यादा बिक्री क्यों नहीं होगी? क्योंकि पहले से ज़्यादा मांग नहीं है। तो जब धीरे धीरे बिक्री होगी, आबादी भी तो बढ़ रही है, ज़रूरतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो ज़्यादा माल आप बनाते रहोगे, ग्रोथ रेट रहेगी, तभी तरक्की मानी जाएगी। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेरी जीडीपी पहले भी इतनी थी अब भी उतनी है तो क्या फ़र्क ना, उसको लगातार बढ़ते रहना है। और उसका एक अनुपात होता है मुद्रास्फीति के साथ में, उसके हिसाब से बढ़ना है। खैर, तो बुरा हाल हो गया है। और वहाँ की जो कोर महंगाई है, कोर महंगाई मतलब रोज़मर्रा की चीज़ों की महंगाई से अलग करके, वो जून में 2% का लक्ष्य था फेड का, वहाँ के आरबीआई का, कि 2% बढ़नी चाहिए, उसकी जगह बढ़ी है 2.8%। अप्रैल में 2.6% थी। यानी महंगाई भी तेज़ी से बढ़ रही है, बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ रही है, उत्पादन देश में बढ़ नहीं रहा है, जीडीपी नहीं बढ़ रही है। और जो खर्च है निर्माण पे, कंस्ट्रक्शन पे, जहाँ पर थोड़ी मैन पावर की ज़रूरत होती है, उसमें गिरावट हो गई है। और अप्रैल में थोड़ी बढ़ती, लेकिन उसमें भयंकर गिरावट हो गई है। यानी अमेरिका के अंदर अब नई इमारतें नहीं बन रही हैं। जो सिंगल यूनिट फैमिली होती है, एक परिवार, 2 आदमी का परिवार, वो लोग मकान नहीं खरीद रहे हैं। और ये बुरा हाल तो है, इससे ज़्यादा बुरा हाल जिस मैन्युफैक्चरिंग को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे इसलिए टैरिफ लगा रहे हैं, सब कुछ अमेरिका में बनेगा,
वो भी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि भैया माल ही कच्चा आएगा तो मैन्युफैक्चरिंग कद्दू करोगे आप। मान लीजिए आप समोसे की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, भाई मैदा और उस पर आलू पे अगर टैक्स बढ़ जाएगा तो सस्ता तो समोसा क्या बना लोगे आप। अगर छोड़ो यार इतना महंगा पड़ रहा है। तो कुल मिला के वो पिछले 1.5 महीने में और तेज़ी से मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, घरेलू मांग काफ़ी धीमी हुई है, मांग की ग्रोथ धीमी हुई है और उपभोक्ता का खर्च भी ठहर गया है। अब लोग अपना खर्चा लोगों का बढ़ते रहना चाहिए, इकोनॉमी बढ़ने के लिए सब बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ रहा है। तो ये जो आंकड़े हैं जेपी मॉर्गन के, ये अपने आप में, मूडीज़ के अपने आप में, जांडी साहब के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अब मूडीज़ का अकेले का एनालिसिस नहीं है, जेपी मॉर्गन के भी कुछ आंकड़े, उनकी रिपोर्ट है और वो कह रहे हैं कि पिछले 3 महीने में औसत नौकरी वृद्धि सिर्फ 52,000 रही है, जबकि स्वास्थ्य शिक्षा के बाहर लगभग ठहराव है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रम की मांग, काम करने वालों की मांग इतनी कम है कि साफ साफ मंदी का संकेत है। 2 विद्वानों ने मंदी की बात कह दी। कंपनियां आमतौर पर अगर मंदी छोटी होती है, अगर लग रहा है मंदी आएगी चली जाएगी, तो अपनी भर्ती बंद नहीं करती हैं वो, कि भाई 6 महीने झेल लेंगे। लेकिन वो भर्ती नहीं कर रही हैं। इसका मतलब जेपी मॉर्गन के हिसाब से लंबी चलने वाली मंदी अमेरिका में आने वाली है और अगर अमेरिका में मंदी आती है तो इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है, क्योंकि हमारा तो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ही अमेरिका को हो रहा है। वो एक्सपोर्ट जो अमेरिका को हम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उस पर टैक्स बढ़ा दिया, उससे वो कम होगा, लेकिन अगर मंदी हो जाएगी तो और कम हो जाएगा। तो हमारे तो जो एक्सपोर्ट से पैसा आता है वहाँ से, तो जो पैसा आता है डॉलर, जब डॉलर आएगा रुपए के बदले में तो क्या होगा, हमारे रुपए का दाम अच्छा रहेगा, वो भी गिर जाएगा। जब रुपए का दाम गिर जाएगा तो फिर क्या होगा, रुपए का दाम गिर जाएगा तो आपका जो 85 का डॉलर है हो सकता है कल 90 का है। जब 90 का डॉलर आएगा तो हम तो सारी चीज़ें दुनिया से मंगा के खा रहे हैं। मलेशिया से तेल आता है, इंडोनेशिया से आता है, सोयाबीन, यहाँ तक चीनी भी आने लग गई ब्राज़ील से। मुझे नहीं पता था, ब्राज़ील से चीनी हम खरीदने लगे हैं। पहले ब्राज़ील के हम कंपटीशन थे, ब्राज़ील रोता था ये लोग हमसे सस्ती चीनी बेच देते हैं। इसको लेकर WTO में गया था। सोयाबीन का तेल ब्राज़ील से, तो हम बाहर से मंगवाते हैं। तो ये सामान हम बाहर से मंगवाएंगे तो क्या होगा, डॉलर महंगा होगा। डॉलर महंगा होगा तो ये सामान भारत में हमको महंगा पड़ेगा। मान लीजिए 100 रुपये का सामान है, 5 रुपये डॉलर का दाम बढ़ गया तो वो 105 का पड़ेगा ना हमको। 105 देंगे तब $1 का माल मिलेगा हमको। तो इसका असर भी हम पे पड़ने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चेतावनियां आई हैं। जून में सिंगल फैमिली होम्स के निर्माण में तेज़ गिरावट दर्ज की गई है। ISM मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, अब ये क्या होता है, ये एक ऐसा इंडेक्स है जो अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है। ये इंडेक्स बता रहा है कि 50 से नीचे का, कि 50 से ऊपर का जो मान होता है इंडेक्स में, उसमें विस्तार हुआ, 50 से नीचे के में संकोचन हुआ है। अभी मैं इस पर जाऊंगा तो ये लंबा वीडियो, अकेला एक वीडियो इसके लिए चाहिए। और जुलाई की में पिछले महीने के मुकाबले मैन्युफैक्चरिंग गिरी है, यानी फैक्ट्रियों में माल कम बन रहा है। श्रम बल की भागीदारी कम हो रही है, क्योंकि विदेशी मज़दूर नहीं है तो इनके पास में मज़दूरों की भी भर्ती कम हो रही है। और इमिग्रेशन पॉलिसी का बहुत बुरा असर पड़ा है। ये लोगों को बाहर से जो आने नहीं दे रहे हैं, उस चक्कर में भी वहाँ का धंधा बैठ गया है। तो याद करिए, जब पहली बार ट्रंप ने ऐलान किया था तब हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि ट्रंप के ये कदम अमेरिका को मंदी की तरफ ले जाएंगे, अमेरिका को महंगाई की तरफ ले जाएंगे, अमेरिका को बेरोज़गारी की तरफ ले जाएंगे, अमेरिका का उत्पादन कम हो जाएगा। ये सब बातें हम लोगों ने बहुत सरलता से एनालिसिस कर ली थी, उनको आसानी से हम देख पा रहे थे। आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप नहीं देख पा रहा होगा? देख पा रहा है। लेकिन ये लोग जब काम करते हैं तो इनका मकसद वो नहीं होता जो सामने दिख रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया के सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को इकोनॉमी के बारे में कोई आइडिया नहीं है। वो कोई भी काम कानून रूल के हिसाब से नहीं करता, उसको नहीं पता है कि वो अर्थशास्त्र के नियम क्या है, बस जो मर्जी आए कर देता है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति जो देश चला रहा है वो सिर्फ सनक से देश चला ले। उसके पीछे कुछ मोटिव्स होते हैं, कुछ मकसद होते हैं और उसके पीछे कुछ इरादे होते हैं।
मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि ये व्यक्ति मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये गोरबाचेव है जो अमेरिका को पतन की ओर ले जाकर ही छोड़ेगा, और ये नतीजा आप देख रहे हैं। कल मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि किस तरह से इस आदमी ने रूसी तेल पर रोक लगा के पूरी दुनिया को हिलाने का इंतज़ाम कर लिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।